जय हिंद प्यारे बच्चों। फ्लूइड्स इन मोशन। वाह, सोचिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपने अपने घर में किसी फर्श के ऊपर पानी डाल दिया। थोड़े से गैप के बाद शहद, हनी डाल दिया, और थोड़े से और गैप के बाद तारकोल, नहीं तो तारकोल, वो डाल दिया गरम करके। किसी तरह गिरा नहीं, गरम को थोड़ा लिपलिपा सा हो जाएगा, वो डाल दिया। ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या अंतर देखने को मिलेगा। आप कहोगे पानी दूर तक बह गया, शायद थोड़ा सा आगे तक गया, बस पानी के बराबर नहीं गया, और तारकोल तो फैला ही नहीं, बस वो डलते जम गया वहीं का वहीं। और ये एग्जाम्पल साक्षात अपने आप में ये बोल रहे हैं कि तीनों ही लिक्विड की लोअर लेयर तो फर्श के कांटेक्ट में आ गई, उससे ऊपर की लेयर्स आगे बहने की कोशिश कर रही हैं, नीचे वाली लेयर से रोकने की कोशिश कर रही है। तारकोल में ही रोकने वाला फोर्स बड़ा स्ट्रांग रहा होगा, उसने देखिए एकदम रोक दिया। हनी में कुछ कम रहा होगा, सब कुछ दूर तक फैल गया होगा, और वाटर में तो बहुत ही कम रहा होगा, से वो दूर तक फैल गया। मैं कहूँगा अगर गैस, तो सर गैस में तो बिल्कुल ही नहीं होता होगा, वो जरा सी लीक हो यहाँ पे तो दूर तक बदबू आ जाती है या खुशबू आ जाती है। बस इसके ऊपर चिंतन करेंगे आज। यानी कि फ्लूइड जब फ्लो मोशन में आएगा, फ्लोइंग केस में आएगा, तो उस फ्लूइड को लेयर्स से मिलके बना हुआ मान सकते हैं, और लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। प्रैक्टिकली आप देखते हो ना, कुछ देर फैल के रुक जाता है तो काम तो करता होगा। और ये प्रॉपर्टी फ्लूइड की कि उसकी लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। बस फ्रिक्शन वर्ड यूज मत करना, बस है फ्रिक्शन जैसा ही। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे विस्कोसिटी। आप हेड डालेंगे चैप्टर की, फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड्स इन मोशन। फर्स्ट हेडिंग विस्कोसिटी। जब आप विस्कोसिटी जैसी बात आपके दिमाग में आ गई तो शॉर्टकट में समझ लीजिए, किसी भी फ्लूइड का वो गुण जिससे बहते हुए उसकी लेयर्स के बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगे जो बहने का विरोध करे, इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। खासकर अब इस वीडियो में एक बात और बता देता हूँ। इस बैच में आपके दो भाई बहन हैं, विवेक एंड इशिका। ये अब आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं स्वयं पूरे बैच का आके उनके नाम के लिए क्लैपिंग करता हूँ। लगातार उनकी अटेंडेंस आ रही है, लगातार उनका होमवर्क आ रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। जब आपके हाथ में 12th का बच्चों रिजल्ट होगा तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आपने क्या कर लिया, और इस बात का दुख भी होगा कि इससे पहले बिल्कुल अप्रैल के शुरू के मंथ में ही हम इतने सही क्यों नहीं हो गए थे। परंतु उसको दुख मत मनाना। जब से आप जागे, जब से ही सवेरा है, और आप इसको और आगे बढ़ाओ। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स में भी ध्यान दो। ओके, और मैं क्या कर दिया, तो विस्कोसिटी तो सारी बात तो होगी। अब आप लिखें इसकी डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड by virtue of which it opposes the relative motion
between its different layers in motion state. बस हो गया काम, सिंपल, बस ध्यान देने की बात थी। इसको लिख लें पहले तब आगे सुने। नेक्स्ट हेडिंग, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, याद करें जब कभी अप्रैल में आप पढ़े थे, डायमेंशंस चल रही थी और मैंने आपको खास आगाह किया था कि बच्चों जो जो फिजिकल वर्ड आप जानते हो 10th क्लास तक, सिर्फ उन्हीं को अपनी कॉपी में लिखना, और कुछ वर्ड्स जो आप पहली बार सुनोगे बुक में देख लोगे उससे अपनी कॉपी में मत लिखना। फिर भी कुछ बच्चों ने ना समझी में 11th में आने वाले जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो आने वाला है, इनके भी लिख देते। इसका मतलब बेचारे काम कर रहे थे, क्या करना है क्या करना, उन्हें पता नहीं से हम क्या कर रहे हैं। खैर धीरे धीरे में सभी लाइन पे आ गए। तो उसी वक्त मैंने कहा था कि विस्कोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट या सरफेस टेंशन क्या आप जानते हो? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन आप जानते हो? तो फिर क्यों लिखा? फिर मैंने कहा था यह आने वाले वक्त में 11वीं कक्षा में ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो 11th में आना था वो आ चुका, मतलब आ रहा है, चल चुका। इसी वीडियो में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसकी डायमेंशन यूनिट्स, फिर तो हंसी खेल हो जाएगी। बस उस टाइम बड़ी डिफिकल्ट थी, आज हंसी खेल हो जाएगी। अभी डिफिकल्ट है फिलहाल, चंद मिनटों तक अभी भी डिफिकल्ट है, और चंद मिनटों बाद ये कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों, बहते हुए किसी फ्लूइड की किसी लेयर के ऊपर विचार करें। ये बहरी है, इससे नीचे की लेयर, बिल्कुल नीचे करते करते फर्श के कांटेक्ट वाली लेयर तो चिपक गई होगी, फिर धीरे धीरे बहरी होगी। इसका मतलब जैसा जैसा ऊपर उठ रहे हो स्पीड तेज होती जाएगी लेयर्स की। तो इससे नीचे की लेयर कुछ कम चल रही होगी और इससे ऊपर की लेयर थोड़ी तेज चल रही होगी। ठीक है, यानी फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा होगा। दो लेयर्स के बारे में विचार करें। अगर इसकी स्पीड v हो तो इसकी स्पीड निसंदेह v से थोड़ी ज्यादा होगी, डेल्टा v ज्यादा मान लीजिए। इनके बीच का गैप डेल्टा z मान लीजिए। इसी मोड पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, ग्रेडियंट। आपने हेड डाली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसमें एक शॉर्ट हेड डालेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं बच्चों? डेल्टा v अपॉन डेल्टा z को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। थोड़ा विचार करें तो डेल्टा z डिस्टेंस पर जो दो लेयर्स हैं इनमें वेलोसिटी का डिफरेंस अगर डेल्टा v आ रहा है तो ये लेयर्स अगर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट होती तो ये डिफरेंस आता जिसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कह रहे हैं। यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट दो लेयर्स की वेलोसिटीज में डिफरेंस है। बहुत सारे ग्रेडियंट अब आपके आने वाले हैं, 11th में भी 12th में भी, और सबकी डेफिनेशन में बिल्कुल समानता है। जैसे कि अब मैं जो एक लिखवाने जा रहा हूं उसमें पहले बोल रहा हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, द डिफरेंस इन वेलोसिटीज ऑफ टू लेयर्स यूनिट डिस्टेंस अपार्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, डिफरेंस इन टेम्परेचर्स ऑफ टू पॉइंट्स यूनिट डिस्टेंस अपार्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। फिर 12वीं कक्षा में जाकर पढ़ोगे
potential gradient. Difference in potential of 2 points unit distance apart is called potential gradient. कोई सा भी gradient हो, difference of this unit distance apart, बस. तो velocity gradient लिख के, ये coefficient of viscosity की सब हेडिंग्स हैं. velocity gradient लिख के पहले फॉर्मूला लिखते हैं और फिर जो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन लिखें. Difference in velocities of two layers unit distance apart is called velocity gradient. पॉज करो, तुरंत लिख लो. रफ नोटबुक पेन लेके बैठा करो इस मेरी वीडियोस को देखने के लिए, बाद में फेल करा करो उसको. होगी यूनिट मीटर पर सेकेंड और अपॉन मीटर पर सेकेंड. ठीक है. डायमेंशन टी माइनस. ओके, ये हो गया. आगे बढ़ेंगे. न्यूटन के अनुसार जब दो लेयर्स फिसल रही हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, और मैंने आपको ये भी कहा कि आप फ्रिक्शन वर्ड मत लिखना कहीं, तो लिखोगे क्या? फ्रिक्शन जैसा ही फोर्स, विस्कोसिटी जिसके कारण से डेवलप हो रही है, जिस कारण से इसको विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज कहा गया, इसे हम बोलेंगे विस्कस फोर्स. अब आप बहते फ्लूइड में लेयर्स के बीच के फोर्स को विस्कस फोर्स कहोगे, फ्रिक्शन फोर्स नहीं. और मेरी भी अब तक मजबूरी फ्रिक्शन कहने की थी, क्योंकि आप उससे ही समझते बात को, बस नाम चेंज है, गुण फ्रिक्शन जैसे ही है. न्यूटन ने कहा जब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो दो लेयर्स के बीच में काम करने वाला विस्कस फोर्स पूरी तरह से प्रोपोर्शनल टू होगा जितना इसका कांटेक्ट एरिया हो, जितना एक दूसरे के संपर्क में. ठीक है. दूसरी बात उसने कही, इनके बीच में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है. ठीक है. आपने जब वेलोसिटी ग्रेडियंट की डेफिनेशन, यूनिट और डायमेंशन लिखी, उसके आगे नेक्स्ट स्टार पॉइंट बना के देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स इज नंबर 1 प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एरिया, proportional to a. Second, proportional to velocity gradient, comma, proportional to this. इतना लिखें, सही करें. मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है. इस स्टार में वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट और डायमेंशन लिखने के बाद, अकॉर्डिंग टू न्यूटन विस्कस फोर्स acting between two layers of fluid. First part, directly proportional to contact area, कौन लगा के F proportional to A, and directly proportional to velocity gradient, comma, F proportional to dV by delta V by delta Z. So F
इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू ईटा, एन की पूंछ को लंबी कर दो, उसे ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। दिस कांस्टेंट एरो आप मत बनाना, आप अलग से लिखना। हेंस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ईटा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, फॉर्मूला बड़े काम का है, इंपॉर्टेंट भी है। फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल इससे होना है, डेफिनेशन इससे बननी है, यूनिट इससे बननी है, डायमेंशन इससे बननी है, सब कुछ इस फॉर्मूले से ही होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इफ a is equal to 1, डेल्टा v बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू 1, ये भी 1 ये भी 1, तो f इज इक्वल टू ईटा। हमें पता लगाना है किसी फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। तो हम साफ साफ देख रहे हैं किसी फ्लूइड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस विस्कस फोर्स के इक्वल है जो यूनिट एरिया के दो लेयर्स के बीच में काम कर रहा है, बशर्ते उन लेयर्स के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिटी हो। ठीक है जी, और आप इस बात तो किसी भी अंदाज में लिखते हैं, बस दो बात ध्यान रखें, लेयर्स का कॉन्टैक्ट एरिया यूनिटी हो और उनके बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिटी हो, बस फिर तो उनके बीच में जो विस्कस फोर्स काम कर रहा है वो ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। बड़ा आसान होता है बोलना, ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि क्या दो बातें बोलनी जरूरी है। आप उसको अपने अपने अंदाज में लिख सकते हो, तो ये ऑनलाइन चल रहा है इसलिए बताना तो पड़ेगा, इसलिए एक बार सुन लें क्या लिखें। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स एक्टिंग on its two layers having unit area and having unit velocity gradient between them. Okay, तो डेफिनेशन लिख दिए। यूनिट अभी के अभी नोट कर लें, आप चाहे किसी भी स्कूल के हों, आने वाले पेपर में अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर हो गया हो तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट एंड डायमेंशन निश्चित रूप से आएगी, डायमेंशंस तो निश्चित रूप से आएगी, नोट कर लेना। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी भी यूनिट तो निकाल दो जी, न्यूटन के इनटू में आ जाएगा मीटर और अपॉन में आ जाएगा मीटर स्क्वायर और साथ में आया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड पर पहुंच जाएगा, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन न्यूटन की mL/t-2, सेकेंड की t और L2 मीटर स्क्वायर, अल्टीमेटली mL-1 और t1-2 माइनस। लो जी, फॉर्मूले के साथ डेफिनेशन भी होगी, यूनिट भी होगी और डायमेंशन भी होगी। इसी वक्त अच्छा रहेगा कि अगर आप वीडियो को पॉज करके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन को अपने अंदाज में 2-3 बार बोल रहे हैं, करो ऐसा, पॉज करो, एक बार पढ़ लो डेफिनेशन मैंने बोली, और 1-2 बार अपने आप बोलने की कोशिश करो आगे पीछे करके। ठीक है, इफ ड्यूरिंग या इफ फॉर ए फ्लोइंग
fluid, two layers having unit area and having unit velocity gradient between them, then the viscous force acting between them is equal to coefficient of viscosity of that fluid. ऐसा उल्टे सीधे अंदाज में बोल के देखो एक बार, जरूरी है, मजबूती आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर कंटिन्यू रखो उसके बाद। ठीक है जी, बहुत सही हो गया यहाँ तक बच्चों। अगली वीडियो तक इसके नोट्स जो आप बना लोगे उसको बार बार देखना बच्चों, डेफिनेशन को बार बार अपने हाथ रख के अपने आप बोलना, ये ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके फिर और बड़ा आकार लेगा ये चैप्टर। स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसको स्टीडली फ्लो भी कह सकते हैं और इसको लेमिनार फ्लो भी कह सकते हैं, सबकी डेफिनेशन एक ही है। अगर वाटर या कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा हो और कोई पार्टिकल का पाथ ऐसे है, ये बड़ी अच्छी तरह पता चल जाता है बच्चों। जैसे पानी स्टीडली फ्लो हो रहा है, आप एक उन्हें तो जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर में इंक भरे, उसी नीचे का पार्ट बिल्कुल जेट होना चाहिए, तुम इंक भरे और बहते पानी में डुबो दे आराम से और जेंटली प्रेस करें तो इंक बाहर निकलेगी। वो इंक अगर पानी में आते ही धुंधली से हो जाए, पानी नीला हो जाए, तो स्टीडली फ्लो नहीं, स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं। और इंक प्रेस करते ही वो जो इंक बाहर निकलेगी कि ब्लू कलर का धागा सा बन गया, आहा, वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ठीक है, तो अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो एक पार्टिकल का मोशन बिल्कुल एक धागे की तरह feeling and becomes familiar to subject। और किसी पॉइंट पे जब स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व हो, तो फिर तो आप जानते ही क्या पढ़ ले, फिर तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। किसी पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से कोई पाथ बनाता चला गया, तो उस पॉइंट पे आने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो वही पाथ बनाता हुआ चले, वही वेलोसिटी के साथ चले, तो ऐसा फ्लो कहलाएगा स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो इज सच टाइप ऑफ फ्लो इन विच all particles passing through a certain point follow the same path and same velocity, same as preceding particles crossing from that point। बस आराम से सुन लेना दोबारा और इसकी डेफिनेशन को लिखना। और अब वीडियो के अंतिम भाग में आइडियल फ्लूइड किसे कहेंगे, इसके ऊपर केवल कुछ नोट्स से बनाना, बस आपका आज का आखिरी नोट स्ट्रीम लाइन फ्लो का नोट बनेगा और ये डायग्राम बनेगा उसमें। ये बात सुन लेनी है ताकि आने वाली वीडियो जो अति महत्वपूर्ण होगी उसमें ये बातें मुझे दोबारा ना बोलनी पड़े। विस्कस फोर्स से आप रूबरू हो गए। एक आइडियल फ्लूइड वो कहलाएगा जिसमें विस्कस फोर्स ना लग रहा हो। ठीक है, नॉन विस्कस दूसरा,
अगर एक पाइप में लिक्विड भर दिया, पूरी तरह से फुल भर दिया, उसके बाद उसमें एक बूंद भी एडजस्ट ना होने पाए, अगर एक बूंद आपने जबरदस्ती इंसर्ट कर दी, दूसरी तरफ से एक बूंद निकल जाएगी, यानी कि कंप्रेस होने की गुंजाइश ना हो, इसे बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल बल्ब। अगर कोई फ्लूइड ऐसा हो कि नॉन विस्कस भी हो और इनकम्प्रेसिबल भी हो, उसे हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। फ्लूइड में अगर लिक्विड है तो इनकम्प्रेसिबल होने के चांस तो पूरे हैं, इसको वॉल्यूम कम नहीं कर सकते दबा के। हाँ, विस्कस फोर्स उसमें जरूर है। और अगर फ्लूइड है तो उसमें विस्कस फोर्स नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ, कंप्रेस की जा सकती है गैस को। इसलिए फ्लूइड में ये दोनों ही हों ऐसे चांस है नहीं बिल्कुल भी। हम एज्यूम कर सकते हैं, आइडियल केस मान सकते हैं, ठीक है। जब भी कुछ अच्छी बातें हम आगे बड़े बड़े आर्टिकल्स करेंगे, आइडियल फ्लूइड लेके करेंगे, ठीक है। तो कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल भी हो, नॉन विस्कस भी हो और स्ट्रीमलाइन फ्लो के साथ फ्लो हो रहा हो, तो हमारे पास आने वाली कई थ्योरम्स हैं जो अगली वीडियो में आएगी, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड हम कह रहे हैं नॉन विस्कस फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ के नोट्स तैयार कर लो और अगली वीडियो गुंजाइश सही तुम्हें, आज संडे है, आज ही भेजने की कोशिश करूँगा क्योंकि आज वक्त है मेरे पास। देर सवेरी होगी तो अब तो लाइटिंग भी सही पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आज की आज ही अगली वीडियो पहुँच जाए। ओके बच्चों, यहाँ तक के नोट्स बनाओ और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन को बार बार बोलो और जल्दी ग्रुप में इसके नोट्स डाल दो। जय हिंद बच्चों।